हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की में स्वागत है। मैं राम। आज आप सबको क्लास 9th का लास्ट चैप्टर साउंड पढ़ाऊंगा, जिसमें हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, साउंड एनर्जी के बारे में, साउंड क्या होता है ये पढ़ेंगे, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, साउंड किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, किस चीज़ों पर नहीं डिपेंड करती है। तो आज हम ये सारे इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपने वाला लेक्चर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए अपने खुद के हैंड रिटन नोट तैयार किए हैं, जो आपके लिए बहुत काम आएंगे और आप इनको पढ़ के शायद 98% तक की तैयारी कर सकते हो, और 2% आपकी खुद की सेल्फ स्टडी होगी जिसमें, और आप ये पूरा कर लोगे, मुझे विश्वास है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं ये लेक्चर। मैंने यहाँ पे अपनी PDF खोल रखी है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे PDF खोल रखी है। इसमें हम पहले चैप्टर साउंड, मतलब आखिरी चैप्टर साउंड पढ़ेंगे। तो इसको मैं अपना मार्कर भी खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पेन खोल रखा है। यहाँ पे ये मैंने अपना पेन खोल लिया। तो ये कह रहा है साउंड आप सब जानते हैं, साउंड क्या होती है? सुनना। साउंड क्या होता है? सुनना। द सेंसेशन फेल्ट आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर में अपने एनर्जी वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था 8 तरह की एनर्जी, जिसमें हमारी एक साउंड एनर्जी भी थी। तो आपको मैं बताऊंगा साउंड एनर्जी होती क्या है। तो किसी भी साउंड को सुनने की क्षमता क्षमता उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है। द साउंड इज डेट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एस हेयर। जो हम सुनते हैं, साउंड क्या होती है? तो ये होता है साउंड। साउंड होता है द सेंसेशन ऑफ हियरिंग और बाय ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड कभी भी स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रेवल नहीं करती। साउंड हमेशा कर्व में घूमती है, मतलब कर्व मतलब वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वेव फॉर्म में क्या करती है? साउंड ट्रेवल करती है, कभी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। सही है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। साउंड ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स। अब वेव्स आर वाइब्रेटिंग डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम्स। अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेव प्रोड्यूस होती हैं, विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती हैं विदाउट हेयर बीइंग कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने चैप्टर खोल के रखा है। साउंड इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। देखिए पानी भी देख रहे हो आप पानी में पत्थर मारते हो तो ऐसे करके उसमें कुछ वेव प्रोड्यूस होती हैं। ठीक शांत, बिल्कुल शांत पानी में आप पत्थर मारना तो उसमें ऐसे करके क्या होंगी? वेव प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। और वेव्स दो तरह की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूशनल वेव होती है और एक ट्रांसवर्स वेव होती है। लॉन्गिट्यूशनल वेव्स क्या होती है? आगे पीछे चलती है, ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे करके मूव करती है। ठीक है। और जबकि ट्रांसवर्स वेव क्या करती है? ऐसे ऐसे कर्व में मूव करती है, ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, बैक और फ्रो। ठीक है। कभी पीछे और कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, इस फॉर्म में ट्रेवल करती है। उनको हम बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूशनल वेव। और जो अप डाउन में घूमती, मतलब क्रस्ट और ट्रफ्ट होते हैं इनके, जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा अभी। तो there are two types of wave: longitudinal waves, a wave in which the particle of the medium vibrate back and forth, मतलब एक तरफ पीछे आती है और क्या दूसरी आगे, इन अ सेम डायरेक्शन, और दोनों क्या करती है? सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। इन यूजिंग द वेव इज अ मूविंग इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूशनल वेव। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑफ वन पार्टिकल। ये देखिए इस तरह की से क्या करती हैं? आगे पीछे मूव करती हैं। यहाँ ग्राफ सही से नहीं वो नहीं बनाया आगे पीछे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे करके बनता है ग्राफ कुछ नीचे की तरफ ही, तो आगे पीछे का नहीं बना पाता मैं। तो मैंने ऐसे करके ग्राफ दिखा दिया है कि ऐसे एक ए और ए बी ऐसे करके क्या होती है? आगे पीछे मूव करती है। प्लीज नोट द लॉन्गिट्यूशनल वेव कैन बी प्रोड्यूस इन ऑल थ्री मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस। पर वैक्यूम में हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको मालूम है, अगर आप स्पेस में चले जाते तो वहाँ पे साउंड एयर नहीं होती है, एयर नहीं होती तो आप वहाँ पे बोल नहीं पाते हो। वहाँ पे क्या होती है? साउंड ट्रेवल नहीं करती है। बट हम एक ऐसा कम्युनिकेशन बनाया है जिससे कि हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे को। वो तो हम फिर बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन चैप्टर में एक कम्युनिकेशन नाम का चैप्टर है, इसमें हम सैटेलाइट वगैरह से ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही हम कम्युनिकेशन करेंगे। स्पेस में भी कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे भी वेव का ही वो लगता है मेथड। बट अभी हम यहाँ पे दो तरह की वेव पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूशनल और ट्रांसवर्स।
तो लॉन्गिट्यूशनल वेव 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैक्यूम में नहीं करती है। सही है। अब बात करते हैं द वेव विच ट्रेवल अलोंग द स्प्रिंग। स्प्रिंग में आप बता सकते हैं इसमें कौन सी एनर्जी होगी। स्प्रिंग में मैंने आपको बताया था, इसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आप बता सकते हैं मेरे को। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप टाइम इस टाइम लगा के मेरे को बता सकते हैं कि इसमें कि कौन सी एनर्जी लगेगी। तो मैं आपको सोचने का टाइम देता हूँ। बताइए इसमें कौन सी, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, इसमें एक एनर्जी लगती है। चलिए मैं बता देता हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे वही एनर्जी लगेगी। सो यहाँ पे मैंने बताया था द वेव विच ट्रेवल अलॉन्ग अ स्प्रिंग, ठीक है, व्हेन इट पुश्ड एंड पुल, पुश और पुल मतलब धक्का, कंप्रेस और रिटेन, रिट्रेस मतलब एक तरफ दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और एक तरफ छोड़ रहे हैं तो खींच रहे हैं, ठीक है। तो पुश और पुल कर रहे हैं एट वन एंड एंड अदर लॉन्गिट्यूशनल वेव प्रोड्यूस होगी इन अ स्प्रिंग। अ कंप्रेशन इज, देखो, बैक दबाना, ठीक है, और फ्रूट आएगा खींचना। तो इसमें देखिए लॉन्गिट्यूशनल वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। मैंने कहा था कभी पीछे आती है कभी आगे आती है, पीछे और इन अ सेम मीडियम, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो लॉन्गिट्यूशनल वेव्स इन अ स्प्रिंग्स, in a springs a compression is that a part in which the coil turns closer together than normal in figure B रीजन C। ये देखिए कंप्रेशन ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने स्प्रिंग खींची है तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा है इन अ स्प्रिंग। आ रेयर फ्रैक्शन मतलब खींचना, इज दैट अ पार्ट इन विच द कॉइल टर्न्स आर फर्दर मतलब आई तरफ पार्ट द नॉर्मल इन अ फिगर पी इन द रीजन आर। ये आर वाला रीजन, ये देख रहे हैं आप, ये आर वाला रीजन। सो सही है। तो आइए डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव। मैंने बता दिया लॉन्गिट्यूशनल वेव। अगर आपसे कोई लॉन्गिट्यूशनल वेव पूछे तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि इट इज़ द वेव विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वर्टिकल वाइब्रेट इन अ बैक एंड फोर, मतलब आगे पीछे क्या करते हैं इन अ सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर वेव में आप कहेंगे ऊपर नीचे, क्रस्ट और ट्रफ, मतलब जो ऊपर जाता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, नीचे आता है ट्रफ मतलब अप डाउन। देर आर अलॉन्ग, आप जानते हो मैंने अभी बना के दिखाई थी ऐसे करके, कुछ फिगर बनाई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सबसे ऊपर। तो मैंने आपको बताया था इसको क्रस्ट, इसको ट्रफ। अभी बताऊँगा इसको, इसमें आएगा ट्रांसफर वेव। देर आर ऑल्सो another type of wave called a transverse wave, a wave in which the particle of the medium vibrate up and down at the right angle। right angle देखिए राइट एंगल पे अप डाउन होते हैं, ठीक है। इनमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे, तो करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे इसके। अप डाउन इन अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ विच द पार्टिकल मूव्स, मतलब जिस तरह पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कराएगा इस डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहे वो कर सकता है। ट्रांसफर इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर हम इधर ही लेते हैं, ठीक है, जिस तरह पार्टिकल मूव करता है। तो क्रस्ट और ट्रफ, तो ऊपर वाली चोटी को हम बोलते हैं क्रस्ट और नीचे वाली चोटी को बोलते हैं ट्रफ। एट अ राइट एंगल, राइट एंगल, ये देखिए राइट एंगल, एट अ राइट एंगल, ठीक है। सो आप लाइन जीरो डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये क्रस्ट है, ट्रफ है, मतलब अपनी मैक्सिमम हाइट पे आने का रुक के फिर नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके करेगी। जो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लड़कियों की वॉइस होती है तो वो लड़कियों की होती हैं, तो उनकी पिच जो होती है छोटी होती है, तो बहुत तेज़ी से उनकी वेव लॉन्ग ट्रांसफर वेव बहुत तेज़ी से फैलती है, और वॉइस की थोड़ी लंबी होती है, भारी सी आवाज़ होती है। सो वो थोड़ा ये इस तरीके से। तो डायग्राम टू शोन द क्रस्ट एंड ट्रफ टू ट्रांसफर वेव टर्न A and C, the crust and B and D are troughs। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में बताऊंगा आप करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं साउंड की। तो ये टॉपिक हमें समझ में आ गया होगा लॉन्गिट्यूशनल और ट्रांसफर वेव का। तो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं जी। करेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहे हैं हमसे, ये करेक्टरिस्टिक्स, तो करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे खूब तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक एम्पलीट्यूड होता है, एक वेवलेंथ होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक फ्रिक्वेंसी होता है। तो इसमें कई तरह के वो होते हैं करेक्टरिस्टिक्स। और साउंड अलॉग कैन बी डिस्ट्रीब्यूट कम्प्लीटली इन 5 करेक्टरिस्टिक्स: वेव, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी स्पीड आप जानते हैं, ठीक है।
टाइम पीरियड भी आप जानते हैं, ये दोनों चीज़ें तो आप जानते हैं। अब यहाँ पे वेव लेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो कंसीडर अ लॉन्गिट्यूशनल वेव, हमने एक लॉन्गिट्यूशनल वेव लिया है, ठीक है। ये बैक ऑफ रोड का डायग्राम है, तो आप कहीं से क्रस्ट और ट्रफ मत समझ लेना, ठीक है। ये रफ फिगर है। तो द एम्पलीट्यूड लाइन नॉर्मल डेंसिटी की लाइन है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है। ये क्या हो रहा है, बैक ऑफ रोड, आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। मतलब वो 3D इमेज बनती है, मैं बना के दिखाना चाह रहा था। ऐसे करके नागिन की तरह बिल्कुल जाता है, ज़मीन पे ऐसे नागिन जाती है ना, नाग या नागिन सांप वगैरह, तो बिल्कुल वैसे ही आता है ये भी, ठीक है ना। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे कंप्लीट साइकिल को, ये कंप्लीट साइकिल होती है यहाँ से, ये जो बनना है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये करते हुए जा रहा हूँ, और यहाँ तक ये क्या होती है, एक पूरा वो होता है, साइकिल होती है। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ वो नाम देते हैं। और चाहे आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, यहाँ से यहाँ तक, वो भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ। क्योंकि ये क्या है, एक साइकिल, कंप्लीट साइकिल, इसको बोलते हैं कंप्लीट साइकिल, और इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। ये आधे से जो ये आधा चांद, उसको बोलते हैं हाफ साइकिल, और ये पूरे दोनों को मिला के बनता है, वो होता है कंप्लीट साइकिल। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीटेड इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब बार बार रिपीट कर रही है, जैसे कितनी सारे वेव्स बन सकती हैं, तो उसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ। उसकी लेंथ, वेव की लेंथ को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इन सिंपल वर्ड इट इज़ अ लेंथ कंप्लीट वेव्स, इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। और कंप्लीट वेव को हम लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं, या लैम्डा बाई 2, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आप इसको लैम्डा बाई 2 नाम दें, तो ज़्यादातर इसको लैम्डा नाम देते हैं, इसको 2 लैम्डा नाम देते हैं, इसको लैम्डा बाई 2 देते हैं, इसको लैम्डा बाई 4 देते हैं। तो ये देखिए 2 भागों में परपेंडिकुलर डल रहा है, इसमें 2 भागों में काट देगा आधा, तो जितना इसकी लेंथ होगी उतनी उसकी, तो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। लैम्डा ये यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लैम्डा हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या हो जाता है ये, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम डिनोट करने के लिए लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा कुछ नया शब्द आया होगा, इसको ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। इन विच द साउंड वेव देन द कंबाइंड लेंथ ऑन कंप्रेशन इन द एडजेसेंट रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ वेवलेंथ, सही है। द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इन मीटर, उसको किस में मीजर किया जाता है, मीटर्स में मीजर किया जाता है। जो लेंथ, यहाँ पे लेंथ वर्ड आएगा, लेंथ को किस में मीटर किया जाता है, मीटर में किया जाता है। इसकी ऐसे मीटर होती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड की बात किया है, एम्पलीट्यूड को, ये हाइट होती नहीं है, ये जो होती है, इसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये होता है एम्पलीट्यूड, बस ये होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पार्टिकल मीडियम फ्रॉम their original undistributed position when a wave passes through a medium is called a amplitude by the wave of the wave. It is denoted by a, ये से डिनोट किया जाता है इसको, सही है, ये से डिनोट किया जाता है। इसकी ऐसा ही यूनिट होती है मीटर, इसकी भी ऐसा ही यूनिट मीटर है, क्योंकि ये क्या है, एक लेंथ है, इसकी भी ऐसे यूनिट मीटर होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे एक यूनिट और आई, मैंने उसमें मेजरमेंट में शायद मैंने ये कन्वर्ट में बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग ए बना के इसके ऊपर ऐसे गोला बना देना है छोटा सा, इसको बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉन्ग, जो होता है 10⁻10 क्या होता है, मीटर होता है। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा ये क्या होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी पूछा जा सकता है ये। तो आपकी बड़े क्लास में भी इस्तेमाल होगा और छोटी क्लास में भी इस्तेमाल होगा ये काफ़ी। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया, तो क्वेश्चन करते करते आपको ये सब समझ में आया कि मैं क्या करा रहा हूँ। टाइम पीरियड को आप जानते हैं, टाइम पीरियड आप सब जानते हैं क्या होता है। एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ 1 कंप्लीट वेव और अ साइकिल इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, 2 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल में 1 सेकंड लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड के बारे में आप सब जानते ही हैं। इसको डिनोट किया जाता है टी से, कैपिटल टी ले लो, यहाँ पे कैपिटल टी से डिनोट किया टाइम पीरियड को, डिफरेंस रखा है थोड़ा सा,
तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, सही है, टाइम पीरियड को। और अब बात करेंगे फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड के बिल्कुल अपोजिट होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? अ नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। इन अ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर वो एक कंप्लीट वेव कर लेती है अपनी, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। जितना कम समय लगेगा, मतलब जितना टाइम कम होगा उतनी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जितनी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना ही उसका टाइम कम होगा। मतलब जितना टाइम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कम, टाइम कम फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। तो टाइम और फ्रिक्वेंसी आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। मैंने आगे रिलेशन लिखा है ये, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिलिस्ट cycles produced in a 1 second is called the frequency of a wave, or in other words the number of vibration per सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। मतलब जितना वाइब्रेट करता है, मतलब वाइब्रेशन आप जानती हैं, वाइब्रेशन, ओके। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाई एफ, स्मॉल एफ लिख दीजिए यहाँ पे, स्मॉल एफ से किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक और सिंबल होता है म्यू, और आपकी बुक में ये दे रखा है, इसको बोलते हैं न्यू। तो इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है न्यू से। सो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्स, हर्ट्स यूनिट होती है। या सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, और सेकंड इन्वर्स वो कैसे है मैं आगे बताऊंगा। पर यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे हर्ट्स, उनने बताया था कि इसकी यूनिट हर्ट्स भी आएगी। उनने डिस्कवर किया था कि फ्रिक्वेंसी को मेजरमेंट किसने किया है, हर्ट्स में, और अपने नाम पे इन्होंने क्या नाम दे दिया इसको, हर्ट्स। और यहाँ पे हर्ट्स को हम क्या बताएंगे अभी देखिए। फ्रिक्वेंसी के बारे में, इंसान की सुनने की क्षमता जो होती है, क्षमता, कानों की हेयरिंग की सुनने की क्षमता, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इससे ज़्यादा अगर वो सुनेगा तो कान फटेंगे, और उससे कम सुनेगा तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा, सही है। शायद बुक में साइंटिस्ट की फ़ोटो भी हो, मैं देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से तो हार्ट साइंटिस्ट की फ़ोटो होनी चाहिए। ये Heinrich Hertz, the scientist after whom unit of frequency is called Hertz is named। ये हर्ट साइंटिस्ट, इनने बताया था हमें, ठीक है। और इनने फ्रिक्वेंसी को कैसे मेजर किया था, इन ट्यूनिंग फॉर्क की में से। आपकी फिजिक्स लैब में शायद ये सब दिखाया है, या नहीं दिखाया जाए तो आप क्या करना, यूट्यूब पे देख लेना। एक और किसी मेरे भाई जैसे दोस्त ने बना रखा होगा ये भी ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर। तो ट्यूनिंग फॉर्क शायद आप मार्केट से लेके आ सकते हैं, ये मिल सकता है मार्केट में भी। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ की होती हैं, मैं बताऊँगा ट्यूनिंग फॉर्क क्या होते हैं, बट आगे अभी नहीं। अभी तो आपको बस ये रिलेशन बता रहा हूँ मैं कि फ्रिक्वेंसी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है ये सब, इसलिए फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग फॉर्म और हैविंग अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, ये अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की होती हैं। ट्यूनिंग फॉर्म मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। और 1 किलो हर्ट्ज इज 1000 हर्ट्ज, आप सब जानते हैं। The relation between time period and the frequency of wave. The frequencies of a wave is a reciprocal of the time period. The frequency is inversely proportional to time period. F is equal to 1/t कैपिटल, ठीक है। कुछ भी बना सकते हैं, स्मॉल बना सकते हैं। अब वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, अब भाई आप सब जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गई, लेंथ, वेव लेंथ हो गई। दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड अ वेलोसिटी ऑफ अ वेव, और 1 यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ओके। चलिए सॉरी, हाँ, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, आप सब जानते हैं। रिलेशन थोड़ा धुंधला आ रहा है मालूम है, उससे फ़ोटो में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ब्लर मार जाता है कैमरा का एक बार। तो अगली बार थोड़ा ध्यान से खींचूँगा और आपको लिए और भी बढ़िया PDF बना के दूँगा। सो पर आपको ये ज़रूर पढ़ने हैं जो मैं नोट्स दे रहा हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड फ्रिक्वेंसी एंड अ वेव लेंथ, तीनों में रिलेशन बता रहे हैं। तो फिर वेलोसिटी इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एंड वेलोसिटी इज टू लैम्डा पर यूनिट टाइम। ये वेव लेंथ डिस्टेंस क्या है, वेव लेंथ, ठीक है। और टाइम किसके, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, 1/फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी लिख दिया इसको, तो फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ लिखेंगे इसकी जगह, तो 1/f हो जाएगा। जब 1/f हो जाएगा ये, तो f क्या होगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ, सही है। तो ऊपर की तरफ जब f आ जाएगा तो ये क्या होगा, लैम्डा इंटू एफ। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी।
दैट वेलोसिटी ऑफ अ वेव अ मीडियम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर फ्रिक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। ऐसे भी कह सकते हैं वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, हैव वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम। आप उसमें लिया ना वैक्यूम में, समझे, वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस 3 मीडियम दे रखे हैं। और यार मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराए हैं, क्वेश्चंस मैंने अपने खुद के लिखे हैं ये, तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। ये पूछ रहा है इफ़, आपको ये सब समझ में तो आगे नहीं यार, ये आप बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हैं यार, आप सबके लिए मैं ये सब नोट्स तैयार करता हूँ यार, एक लाइक तो बनता है यार मेरे लिए। तो गाइस चलिए करें क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही आसान होते हैं। ये कह रहा है इफ़ 25 साउंड्स वेव्स, 25 साउंड वेव्स हैं आप प्रोड्यूस पर सेकेंड, एक सेकंड में 25 साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी बता सकते हैं आप, एक सेकंड में 25 साउंड वेव क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एक सेकंड में। तो आप बता देंगे कि 25 हर्ट्ज की हो रही होंगी, क्योंकि आप जानते हैं 25 इन 1 सेकेंड, ये जो कहता है फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस बाई ऑब्जेक्ट, मतलब वेव पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड में इतनी वेव प्रोड्यूस हो जाती है, फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाती है, वही लिखा है यहाँ पे, एक सेकंड में 25 होगी। तो आंसर क्या है इसका 25, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज 25। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड, एफ इजिकल टू 1/t, 0.05 लाएंगे, पॉइंट हटा के ऊपर 2 बजे उड़ाएंगे, 5 का तीसरा का 20 हर्ट्ज है, ये 20 सेकेंड इनवर्स है, 20 per second, 1%, okay। The wave length of a sound emitted by a source, एक सोर्स के द्वारा क्या हुई वेव प्रोड्यूस हुई है 1.7 इंटू 10⁻² मीटर है या, इसकी वेव लेंथ इतनी है। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी हमको दे रखी है, तो v इजिकल टू एफ इंटू लैम्डा, v इजिकल टू एफ इंटू लैम्डा की मदद से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया कि b की वैल्यू 3.4 और 1 पॉइंट ये करके करा 2.20 इंटू 10⁻4 हर्ट्स आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लेना यार। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, ये तीनों ही क्वेश्चन ईजी थे। मैंने आपके लिए आपके लेवल के और आपसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन नहीं डाले हैं। तो साउंड वेव हैड ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ वेव ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड है। और व्हाट इज़ द वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछ रहा साउंड की, तो साउंड की वेवलेंथ आनी तो कुछ और भी दिया, फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है, फ्रिक्वेंसी पता है, स्पीड पता है, या चेक कर लेना इनकी यूनिट सही लिखी, क्या पता है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे यार यूनिट जरूर चेक कर लीजिएगा, कन्वर्जन बहुत ज़रूरी होता है, अगर गलत हो जाता है तो यार हो ही जाता है, पर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है तो करते हैं 330 550 ये करा 330 ये करा 3/5 0.6 मीटर, ये कर सकते हैं कैलकुलेट, एफ बी इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा करके। शायद इसका और कोई है, तो इसके बाद ये काफ़ी कुछ है क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट आज के लिए तो हम ये पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ए सोर्स इज़ प्रोड्यूसिंग बाई 1500 साउंड वेव्स 3 सेकंड में 1500 करता है, हमसे पूछा 1 सेकंड में कितने होंगे, फिर 1 सेकंड में कितने होंगे 500, बिल्कुल सही। तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 500 हर्ट्स, यहाँ हर्ट्स लिखना रह गया, यहाँ हर्ट्स लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने साइड में, ये आ गया 1500 हर्ट्स। फ्रिक्वेंसी पूछी थी पहले तो इतना तो हमें समझ में आ गया। द डिस्टेंस कवर बाई कंप्रेशन बाई द एडजेसेंट रिफ्रैक्शन 86 सेंटीमीटर, फाइंड फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो देखिए इनने क्या करा, कंप्रेशन करा, तो इसकी वेवलेंथ है 68 सेंटीमीटर, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 0.68 मीटर रहेगी। देखिए यहाँ पे देख कितना सेंटीमीटर में दे रखा है, ये तो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्रेशन एंड एडिशन रिफ्रैक्शन, क्या होता है वेवलेंथ ही तो कहलाती है, वेवलेंथ कैलकुलेट हो गई। या हमें एफ पता है, हमें लेमडा पता है, तो हम बी निकाल सकते हैं बी इजिकल टू एफ लेमडा करके, तो यहाँ पे बी इजिकल टू एफ लेमडा करके सीधा सीधा 340 मीटर पर सेकेंड आ गया। यार कितना ईजी था, ठीक है। और ये कुछ एप्लीकेशन हैं, ये भी करते हैं हम। द साउंड नीड्स टू मटेरियल मीडियम ऑफ
टू ट्रैवल, कुछ मीडियम की ज़रूरत होती है साउंड को। वैक्यूम में आएगा तो कोई प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है द सब्सटेंस थ्रू विच द ट्रेवल्स साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम, मतलब साउंड जिस ट्रेवल करती है जिस मीडियम में ट्रेवल करती है। ओके, तो साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड लिक्विड गैस ट्रेवल वी हर्ट्स एट through sound wave cannot travel through vacuum but the light wave can radio wave and travel in vacuum। लाइट वेव्स होती हैं सूरज से निकलने वाली किरणें अर्थ पे आ जाती हैं स्पेस में, स्पेस से होके, ठीक है। तो क्या है, लाइट ट्रेवल करती है। रेडियो वेव जो हम कम्युनिकेशन करते हैं स्पेस में वो रेडियो वेव के थ्रू करते हैं। तो उससे क्या होता है, ये प्रोड्यूस कर मतलब वैक्यूम में क्या होती है, मूव करती है, मतलब ट्रेवल कर लेती है आसान ईजीली, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव टेल्स रेट एट विच द साउंड ट्रेवल इन अ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू ईयर्स। देखो भाई, सबसे ज़्यादा तेज़ तो ये सॉलिड में चलेगी है, हाँ एयर सबसे ज़्यादा, हाँ वो कैसा मैं बताता हूँ। द स्पीड ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ मटेरियल और अ मीडियम थ्रू विच द ट्रेवल्स। द साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन गैस, फास्टेस्ट इन लिक्विड एंड फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टर इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज होती है, लिक्विड में थोड़ी सी कम होती है और गैस में तो बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा क्यों। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब जितना गर्मी ज़्यादा होगी, आपको पता है जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी आपकी साउंड की स्पीड तेज हो जाएगी, और जितनी ठंड होगी मतलब जितना टेम्परेचर गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, उतनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी साउंड की स्पीड भी। तो ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड था। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द ह्यूमिडिटी, भाई मॉइस्चर की बात हो रही है यहाँ पे। तो एज अ ह्यूमिडिटी एयर इंक्रीजेस, अगर ह्यूमिडिटी क्या हो जाए एयर में इंक्रीज हो जाए तो द स्पीड ऑफ साउंड विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। बस यही थे, ये कुछ कंडीशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, मैंने बता दी हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ़ इफ ए हंडर इज हर्टेड बाई अ मैन 4 सेकेंड after the lightning is seen, how far for the lightning from the man, speed of a sound इतना, स्पीड ऑफ साउंड दे रहा है, टाइम दे रखा है। तो देखिए कितने, ये कह रहा है एक व्यक्ति है, इसमें क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बिजली गिर रही है तो डिस्टेंस 4 सेकंड में, तो डिस्टेंस होता नहीं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इतनी क्या हुई, डिस्टेंस होगी। बस सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये आपने पहले मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हो, ये एक लाइन का क्वेश्चन नहीं था ये। 4 सेकंड ये दे रखा है, सीधे सीधा फॉर्मूला लगा आंसर पाओ, ये है ईजी। तो बस यही था आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में। सो यहाँ पे मैंने ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब आप जो पढ़ेंगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, और ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी है आपको रिफ्लेक्शन के बारे में, तो मज़ा आएगा। इको पढ़ेंगे, सोनार पढ़ेंगे, ठीक है, काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। और मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहूँगा आपको होमवर्क से, तो शायद यहाँ पे ये नहीं, तो यार ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करने में, इनके आंसर कमेंट में डाल दूँगा, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर आपको साफ दिख रहा है तो मैं इसके आंसर डाल दूँगा स्क्रीनशॉट में। कैन यू साउंड ट्रैवल थ्रू आयरन और वाटर, तो आप बताएंगे किसमें तेज चलती है। कैन साउंड दोनों में सुन सकते हैं, वाटर में सुन सकते हैं, में पता चल जाएगा आपको। तो ये कर सकते हैं आप। 30 क्वेश्चन हैं, तो ज़्यादा नहीं है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक एक लाइन में होते हैं इनके आंसर। तो ये ले लिया, ये बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, आपको मेरे लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार इसको लाइक करना। मैं राम आपके लिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, समझ में भी आएगा, और बहुत आसान तरीके से आएगा। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय।